Assalamu alaikum dear students, welcome to online class of physics. I hope all of you will be fine. In the previous lecture we have to discuss about vector product or cross product, then characteristics of cross product, and in today's video lecture we are going to discuss about torque. There are some key points of this video lecture. First one is definition, second one is example of torque, third one point is dependence of torque, and the fourth one point is torque due to rigid body. हम वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ टॉर्क. हम टॉर्क की डेफिनेशन देखते हैं कि टॉर्क किसे कहते हैं. व्हाट इज़ टॉर्क. सो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज नाउन एज टॉर्क. वेरी सिंपल, मैं उसको उर्दू में एक्सप्रेस करता हूँ. किसी फोर्स के गर्दिशी असर को हम टॉर्क कहते हैं. अगेन आई रिपीट माई सेंटेंस, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज़ नाउन एज टॉर्क. जब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे तो फिर आपको बात और अच्छे से समझ आएगी. फॉर एग्जाम्पल मैं उसकी एग्जाम्पल को यहाँ पर नोट कर लेता हूँ. देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ टॉर्क. tightening of a net, tightening of a net by a spanner, that is a very common example of torque. Similarly, second one is door knob or door handle, हैंडल ऑफ डोर. जब हम किसी दरवाजे को ओपन करते हैं तो उसके साथ एक हैंडल लगा होता है, उसको हम ऐसे घुमाते हैं. सो टॉर्क इज प्रोड्यूस. दैट इज ए वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ टॉर्क. सिमिलरली थर्ड वन इज बॉटल लिड. एंड टैप ऑफ वाटर. दीज आर सम एग्जांपल ऑफ टॉर्क. ये टॉर्क की कुछ एग्जांपल हैं. डेली लाइफ में हमें वास्ता पड़ता है इन चीज़ों से. टाइटनिंग ऑफ ए नेट बाय ए स्पैनर, कि जब आप एक नेट को एक स्पैनर से टाइट करते हैं या लूज करते हैं, सो टॉर्क इज प्रोड्यूस. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ टॉर्क. सिमिलरली डोर नॉब और डोर हैंडल, जब कभी आपको किसी डोर को ओपन करना होता है तो उसके साथ एक हैंडल लगा होता है, उस हैंडल को हम ऐसे घुमाते हैं तो वो डोर ओपन हो जाता है. दैट इज आल्सो टॉर्क. सिमिलरली बोतल लिड, जब आपने एक बोतल के ढक्कन को आपने टाइट करना है या आप उसको लूज़ कर रहे हैं तो इट मीन टॉर्क इज प्रोड्यूस. वहाँ पर फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं. सिमिलरली टैप ऑफ वाटर, ये पानी का जो नल है उसको जब हम ऐसे घुमाते हैं, दैट इज़ आल्सो ए वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ टॉर्क. सो नेक्स्ट वन इज़ डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क, कि टॉर्क किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. मैं यहाँ एक्सप्रेस कर देता हूँ. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. इसको बहुत ध्यान से समझिए कि टॉर्क किन चीज़ों पे डिपेंड करता है. डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क. सो टॉर्क डिपेंड अपॉन टू फैक्टर. टॉर्क दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. फर्स्ट वन थिंग इज मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड सेकेंड वन इज length of movement arm, or simply you can say movement arm. First one is magnitude of applied force, magnitude of applied force, and second one factor is movement arm. मैं फर्स्ट वन पहले फैक्टर को मैं उसको एक्सप्रेस कर देता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स से क्या मुराद है. कि फोर्स का मैग्नीट्यूड, अप्लाइड फोर्स को कम ज़्यादा करके हम टॉर्क पर क्या इफेक्ट देखते हैं. तो सिंपली जो हमने एक एग्जांपल ली, टाइटनिंग ऑफ ए नेट बाय ए स्पैनर, हम एक नेट को स्पैनर से टाइट करते हैं. तो यहाँ पर मैं एक स्पैनर ले लेता हूँ. This is a spanner.
here we applied a force, that is F is equal to 10 Newton. Similarly here we place a net. यहाँ पर हम एक नेट को ले लेते हैं, जिस नेट को हमने क्या करना है, इसके साथ इधर आप इसको टाइट करते हैं या आप इसको लूज करते हैं। जब हम इस नेट को टाइट करेंगे तो हम इस फोर्स को क्लॉकवाइज अप्लाई करेंगे, और जब अगर आपको इससे लूज करना है तो हम फोर्स को इस डायरेक्शन में लगेंगे, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस पॉइंट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, axis of rotation, and this one point is line of action of force, line of action of force, which means that कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एंड दिस वन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अक्रॉस एक रिजिड बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो हमने एक सिंपल नेट को लिया जिसको हम एक स्पैनर के थ्रू क्या करेंगे, लूज करेंगे या टाइट करेंगे। हम स्टडी क्या करने जा रहे हैं कि टार्क अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड पर कैसे डिपेंड करता है और मूवमेंट आर्म के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। दैट मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स को हम कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो टार्क कैसा प्रोड्यूस होगा, क्या टार्क की वैल्यू कम आएगी, ज़्यादा आएगी, हम इसको देखते हैं। सिमिलरली मैं एक और स्पैनर लेता हूँ और वो स्पैनर बिल्कुल सेम स्पैनर है जितना इसका मूवमेंट आर्म है। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट आर्म, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल और आर। फॉर एग्जाम्पल इसको हम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर। Similarly, again we take एक स्पैनर, फिर आप एक और स्पैनर लेते हैं, बट इस स्पैनर की लेंथ और इस स्पैनर की लेंथ बिल्कुल सेम है, इसका मूवमेंट आर्म और इसका मूवमेंट आर्म बिल्कुल सेम है। एक वैसा ही नेट आपने यहाँ ले लिया, यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 न्यूटन, यहाँ हम 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। सो इसका मूवमेंट आर्म अगेन हमारे पास कितना है, दैट इज इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर, दैट इज आर इज इक्वल टू 0.2 मीटर। सो व्हाट हैपन व्हेन फोर्स इज इंक्रीज्ड 10 टाइम्स, जब हम फोर्स को 10 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, स्पैनर सेम है और इसका मूवमेंट आर्म सेम है, तो यहाँ हम टार्क τ1 कैलकुलेट अगर इसके लिए कर लेते हैं तो दैट इज r1 मल्टीप्लाइड बाय r इंटू f1। सो 0.2 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 न्यूटन, आंसर इज 10 न्यूटन मीटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वैल्यू आ गई टॉर्क की फॉर दिस स्पैनर। जब फोर्स 10 न्यूटन रखी और मूवमेंट आर्म की वैल्यू 0.2 मीटर, अगेन यहाँ आपने एक और स्पैनर लिया जिसका मूवमेंट आर्म सेम है, बट यहाँ पर आपने फोर्स को वेरी कर दिया, 15 ले लिया, 20 ले लिया, तो ये आपके पास वैल्यू आपको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। दैट इज τ2 इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई f2, दैट इज 0.2 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 20 न्यूटन। सो दिस बिकम 20 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई, टार्क की वैल्यू यहाँ पर कैसी है, मैक्सिमम, और यहाँ पर टार्क की वैल्यू क्या है, मिनिमम। दैट मीन्स कि जब हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करेंगे तो टर्निंग इफेक्ट जो है वो भी ज़्यादा होगा। सिमिलरली जब हम इसके मूवमेंट आर्म को चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपके पास एक ये स्पैनर है जिसका मूवमेंट आर्म आपने लिया 0.2 मीटर। मैं एक और स्पैनर लेता हूँ और उस स्पैनर की जो लेंथ है उसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ, दैट इज़ लाइक दिस। ये एक ऐसा स्पैनर आपने लिया है जिसका मूवमेंट आर्म आपने कम कर दिया। फॉर एग्जांपल हम इसके मूवमेंट आर्म को यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज़ ओनली 5 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल टू 0.05 मीटर। हमने इसकी लेंथ बहुत कम कर दी, या आप इसको सिंपल 10 ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर एंड दैट इज 0.1 मीटर। ये आ गए आपके पास वैल्यू। अब जब आप इसके लिए टार्क कैलकुलेट करेंगे r क्रॉस f,
फोर्स को अभी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ 10, तो यहाँ भी हम फोर्स को क्या ले लेते हैं, F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। यहाँ भी आपने फोर्स को लिया 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन फोर्स आप इस स्पैनर पे लगा रहे हैं और 10 न्यूटन फोर्स आप इस स्पैनर पे लगा रहे हैं, जिसका मूवमेंट आर्म आपको बहुत कम दिखता है। तो बताइए किस स्पैनर का टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा या इसका ज़्यादा होगा? सो योर आंसर इज कि इसका टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा है। अभी हमने फोर्स को कांस्टेंट किया, अभी हमने मूवमेंट आर्म बदल दिया। इसका मूवमेंट आर्म कितना ले लिया आपने, 0.2 मीटर और इसका 0.1 मीटर। इसकी लेंथ एग्जैक्टली इसके हाफ हो गई। जब इसकी लेंथ एग्जैक्टली इसके हाफ हो गई तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर टार्क की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, हाफ। यहाँ पर जो टार्क प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू इसके मुकाबले में कैसी होगी, कम होगी या उससे लेस होगी, हाफ होगी। तो दो चीज़ें आपने यहाँ पर समझी डिपेंडेंस ऑफ टॉर्क में। फर्स्ट वन थिंग इज मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। वेरी सिंपल कि अगर आप एक स्पैनर लेते हैं, उसके ऊपर आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई एक नट को टाइट करने के लिए, एक नट को लूज करने के लिए, उसका टर्निंग इफेक्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, देख लिया। सिमिलरली जब आप उसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स बढ़ा देते हैं आप, तो उसका टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर आप उस स्पैनर को रख देते हैं, एक छोटा सा स्पैनर लेते हैं, उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं नाउ 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। अब उस स्पैनर का टर्निंग इफेक्ट और इस स्पैनर का टर्निंग इफेक्ट जब आप कंपेयर करते हैं, उसे कंपैरिजन करते हैं, तो आपको रिजल्ट कैसा मिलता है कि इस स्पैनर का टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा था और इस स्पैनर का जो टर्निंग इफेक्ट है वो आपको कम मिलता है। अगरचे आप इसके ऊपर और इसके ऊपर फोर्स सेम लगा रहे हैं, 10 न्यूटन यहाँ लगा रहे हैं, 10 न्यूटन यहाँ लगा रहे हैं, पर टर्निंग इफेक्ट यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए कि इसका मूवमेंट आर्म कम है और इसका मूवमेंट आर्म ज़्यादा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिपेंडेंस ऑफ टार्क कि टार्क किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। दो फैक्टर हैं, फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। फोर्स बढ़ाएंगे टार्क बढ़ेगा, मूवमेंट आर्म बढ़ाएंगे तो इट मीन्स कि टर्निंग इफेक्ट हमें ग्रेटर मिलेगा या टर्निंग इफेक्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन पॉइंट, दैट इज टार्क ड्यू टू रिजिड बॉडी। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। फोर्थ वन पॉइंट इज टार्क ड्यू टू रिजिड बॉडी। टार्क ड्यू टू रिजिड बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, what is rigid body? Rigid body क्या है? A body which is composed of large number of small particle is known as rigid body. We can also define rigid body as, हम rigid body को ऐसे भी define कर सकते हैं, such a body whose particles does not displaced from its position when a deforming force is applied on it. एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर आप एक डिफॉर्मिंग फोर्स अगर लगाते हैं तो उसके पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होते, ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। लाइक दिस, सो दिस इज ए रिजिड बॉडी। ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। हेयर वी टेक इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर इसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी ऐसे मेंशन कर देते हैं। सो दिस इज रिजिड बॉडी। टार्क ड्यू टू रिजिड बॉडी, हमने एक नट को लिया, दैट इज आल्सो ए रिजिड बॉडी। तो हम ऐसी ही एक बॉडी को ले लेते हैं जिसको हम रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं और उस रिजिड बॉडी के ऊपर हम टार्क को फाइंड आउट करेंगे। टार्क ड्यू टू रिजिड बॉडी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज ए रिजिड बॉडी। ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। इस फिगर को अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से देखिए इसको। आपको ये फिगर अच्छी तरह से ड्रा करनी आनी चाहिए कि किस टेक्निक से हम फिगर ड्रा करते हैं। ये आपके पास कोई रिजिड बॉडी है, दिस इज ए रिजिड बॉडी। ओके, एक आपके पास मेटल पीस है या पीस ऑफ वुड है, कोई भी चीज़ आपने ये उठा ली, ये एक रिजिड बॉडी है। इसके इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आपने एक छोटा सा होल बना दिया। मैं उस होल को ऐसे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ ए होल। इसके अंदर से आपने एक स्क्रू गुजार दिया और उसको आपने एक नट के साथ टाइट कर दिया। इसलिए हम इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं, पाइवोटेड पॉइंट, दैट इज मीन्स फिक्स पॉइंट। कि यहाँ से आपने एक नट गुजारा
और उस नेट को गुजारने के बाद आपने स्क्रू गुजार दिया आपने और उस नेट को टाइट करके इसको पाइवोट कर दिया। दैट मीन्स ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी में एक छोटा सा आपने यहाँ पर होल बनाया, एक स्क्रू गुजार के आपने इसको टाइट कर दिया, तो अब ये बॉडी यहाँ पर पकड़ी गई, ये इसका पाइवोटेड पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। अब इससे थोड़ा सा आगे हम यहाँ पर किसी एक पॉइंट को ले लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज ए पॉइंट P, ये आपके पास एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P के ऊपर हम इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं लाइक दिस। ये आपने एक फोर्स लगा दी। अब इसके पाइवोटेड पॉइंट से आपने एक पोजीशन वेक्टर ड्रा किया एट पॉइंट P। दिस इज पोजीशन वेक्टर R, और इस पोजीशन वेक्टर R को हम आगे ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं एक डॉटेड लाइन से। ये आपके पास एक लाइन आ गई जो R की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड R। थीटा इज द एंगल बिटवीन थीटा इज द एंगल बिटवीन F एंड R। थीटा क्या है? R और F के बीच में एक एंगल है। अब हमने टार्क कैलकुलेट करना है ड्यू टू रिजिड बॉडी। इस रिजिड बॉडी पर हम एक टार्क को कैलकुलेट करते हैं। अब इस टार्क को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट्स। जब इस फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट्स, तो हम इसको ऐसे रिजॉल्व कर देते हैं यहाँ पर इस फोर्स को इसके कंपोनेंट्स में। तो इसके दो कंपोनेंट हमें मिलते हैं, वन इज F sin theta and second one is F cos theta. So this is F sin theta and this one is F cos theta. इसको हम यहाँ पर ऐसे भी ड्रॉ कर लेते हैं। This is F cos theta and this is F sin theta. What is the torque due to F cos theta and what is the torque due to F sin theta? F cos theta और F sin theta के बिहाफ पे हम टार्क को देखते हैं कि टार्क कैसा मिलता है। फिगर को फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए यहाँ पर कि ये आपके पास एक पाइवोटेड पॉइंट है। इसको थिंक कीजिए कि आपने यहाँ पर एक स्क्रू के थ्रू आपने इस बॉडी को यहाँ पर पाइवोट कर दिया, फिक्स कर दिया। अब एक कंपोनेंट फोर्स का इधर है और एक कंपोनेंट फोर्स का इधर है। यहाँ देखिए आप, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हमने R कहा, तो इसके साथ जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, जो फोर्स जिस पॉइंट पे आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स और मूवमेंट आर्म के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो क्या यहाँ पर आपको टर्निंग इफेक्ट मिला फोर्स का? तो आंसर इज यस, कि जब हम फोर्स को मूवमेंट आर्म के साथ परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करते हैं देन टार्क इज प्रोड्यूस, तब टार्क प्रोड्यूस होता है। बट अगर मैं इस फोर्स को यहाँ से मैं इसको ऐसे फोर्स लगा दूँ, ये जो स्पैनर की टेल है, मैं यहाँ से इसको ऐसे अगर फोर्स लगाता हूँ, तो क्या ये नट यहाँ पर रोटेट करेगा? क्या ये यहाँ पर आपको कोई टर्निंग इफेक्ट दिखेगा? क्या ये नट यहाँ पर लूज या टाइट हो पाएगा जब आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे? आंसर इज नो। ये नट सिर्फ उसी सूरत में रोटेट करेगा या यहाँ पर ये मूव करेगा तभी कि जब आप फोर्स को अप्लाई करेंगे मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलरली। तो इस फिगर पे देखिए, दिस इज व्हाट, दिस इज R। तो जब हम R के पैरेलल F cos थीटा को लेते हैं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को या इस बॉडी के साथ यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग बांध दे देता हूँ ऐसे, अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहाँ से ऐसे खींचता हूँ, अगर मैं इस स्ट्रिंग को ऐसे यहाँ पर खींच रहा हूँ, तो क्या ये बॉडी ऐसे रोटेट करेगी? आंसर इज नो। सो इट मीन्स दैट द टार्क ड्यू टू कंपोनेंट F cos थीटा विल बी 0। ड्यू टू टार्क ड्यू टू F cos थीटा विल बी 0, बट द टार्क ड्यू टू F sin थीटा इज मैक्सिमम। आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है अगर आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं और इस बॉडी को ऐसे खींचते हैं। इमेजिन कीजिए, थिंक कीजिए इसको कि यहाँ पर आप इसको ऐसे खींच रहे हैं एक स्ट्रिंग लेकर। इस कंपोनेंट
से जब हम टार्क को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर जब आप फोर्स लेंगे तो इमेजिन कीजिए कि क्या ये बॉडी रोटेट करेगी, क्या यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा या नहीं। तो आंसर इज़ यस, कि ये पॉइंट चूँकि फिक्स है, इस बॉडी को यहाँ आपने फिक्स किया हुआ है, किसी चीज़ के साथ आपने टाई किया हुआ है। जब आप इसको ऐसे खींचते हैं तो बॉडी पॉसिबल है कि ऐसे ड्रिफ्ट हो सकती है, बॉडी इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो सकती है, बट रोटेट नहीं करेगी। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो यहाँ पर डेफिनेशन ओबे नहीं हो रही, फुलफिल नहीं हो रही, तो इट मीन्स दैट कि एफ कॉस थीटा के बिहाफ पे आपको टॉर्क कैसा मिलता है, 0। बट अगर आपने इसको ऐसे यहाँ पर स्ट्रेच किया, खींचा आपने अगर इसको, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है ये ऐसे रोटेट करेगी, ये ऐसा थोड़ा सा आपको टर्निंग इफेक्ट शो करेगी, विच मीन्स दैट द टार्क ड्यू टू एफ साइन थीटा विल बी मैक्सिमम एंड द टार्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा विल बी मिनिमम और 0. So we can express it as the magnitude of torque T is equal to R into F sine of theta, and RF sine theta. Now in vector form we can express it as, in vector form we can express it as torque is equal to R cross F. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल ली थी। टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड द फोर्स एफ। सो अगेन मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ इस फिगर को। आपने एक रिजिड बॉडी ली, उस रिजिड बॉडी के सेंटर में आपने एक कॉर्नर पर आपने एक छोटा सा होल बना के आपने उसको टाई कर दिया, बांध दिया। उसके एक पॉइंट पी के ऊपर आपने फोर्स एफ को अप्लाई किया, फिर आपने उस फोर्स के कंपोनेंट को रिजॉल्व किया। तो हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि क्या एफ कॉस थीटा के बिहाफ पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एफ साइन थीटा के बिहाफ पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसके लिए एक कंडीशन थी, एक लाजमी शर्त थी, दैट इज़ द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द मूवमेंट आर्म लाइक दिस। तो जब हमने एफ कॉस थीटा कंपोनेंट को लिया इस डायरेक्शन में, तो हमें टार्क नहीं मिला, बॉडी ने रोटेट नहीं किया, बॉडी ने टर्निंग इफेक्ट शो नहीं किया, बट बॉडी ड्रिफ्ट हो सकती है इस डायरेक्शन में अगर आप इसको लें, बट रोटेट नहीं हो सकती। बट जब आपने एफ साइन थीटा इस कंपोनेंट के बिहाफ पे टार्क को फाइंड आउट करना शुरू किया, तो हमने क्या देखा कि अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ये पॉइंट अगर फिक्स है, ज़रा इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं, ये पॉइंट फिक्स है, तो क्या ये बॉडी यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ड्रिफ्ट होगी, रोटेट करेगी या नहीं? आंसर इज़ यस, कि ये बॉडी ऐसे रोटेशन शो करेगी, टर्निंग इफेक्ट शो करेगी, विच मीन्स दैट द टार्क ड्यू टू एफ साइन थीटा विल बी मैक्सिमम, बट फॉर एफ कॉस थीटा विल बी 0. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉर्क, एंड वन थिंग दैट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क? टॉर्क का यूनिट क्या है? दैट इज न्यूटन मीटर. ओके, आई होप कि आप लोग इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम की टाइप्स को हम स्टडी करेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को हम स्टडी करेंगे, फर्स्ट सेकंड कंडीशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, और एक और इम्पॉर्टेंट वहाँ पर कॉन्सेप्ट है कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कंप्लीट इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।